चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। जरा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन और तीसरा ट्रांजैक्शन ये तीनों ही आसान है क्वेश्चन नंबर 10 में। बस एक चौथा ट्रांजैक्शन ऐसा है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा। हालांकि नहीं करना चाहिए जिन लोगों ने भी जर्नल एंट्री अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि आप सभी से मैं ओरली पूछता हूं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ट्रांजैक्शन के बारे में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सभी लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा बिजनेस पर। पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया गया। आप सभी बताइएगा कि इसका प्रभाव कहां कहां पड़ेगा। बिजनेस का कैश बढ़ेगा, कैश नाम का एसेट बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। कोई दिक्कत किसी को। दूसरा ट्रांजैक्शन परचेज मशीनरी फ्रॉम अंकिता, अंकिता से मशीनरी खरीदा, अंकिता से मशीनरी खरीदा। नगद में खरीदा है कि उधार में? उधार में खरीदा है, क्योंकि अंकिता के बाद फॉर कैश नहीं लिखा है। इसका मतलब अंकिता से उधार में खरीदा है, और जब अंकिता से उधार में खरीदा है तो मशीन नाम का एसेट बढ़ेगा, और उधार में खरीदे हैं तो अंकिता नाम की क्रेडिटर बढ़ जाएगी। किसी को दिक्कत? यहां तक तो आसान है सर, है ना। ऑलरेडी कल तक के क्लास जिन लोगों ने भी किया है वो आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण। बताइएगा, अरुण से माल खरीदा है, अरुण से माल खरीदे हैं तो गुड्स यानी स्टॉक नाम का एसेट आएगा, बढ़ेगा। स्टॉक नाम का एसेट बढ़ेगा और अरुण से खरीदे हैं तो उधार में खरीदे हैं ना जी, तो क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी, अरुण क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आंसर बता पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आंसर बता पा रहे हैं। 3 ट्रांजैक्शन आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। लेकिन जरा चौथा ट्रांजैक्शन के बारे में हम बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट। जरा ये इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ट्रांजैक्शन में अब जो आप लोग करेंगे वो सर सभी ट्रांजैक्शन फंसने वाले नहीं होंगे। कोई कोई ट्रांजैक्शन होगा हर क्वेश्चन में जो आपको फंसा सकता है। हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, 9 नंबर तक तो कोई फंसने वाला था ही नहीं, क्योंकि 9 नंबर तक जितने ट्रांजैक्शन थे उन सबसे संबंधित हम बता दिए थे, इसलिए 9 नंबर तक होम फंड दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 की हम चर्चा कर रहे हैं, और 10 में भी देख रहे हैं कि 3 ट्रांजैक्शन बहुत आसान है, जो कि आप लोग फटाफट आंसर बता पा रहे हैं। चौथा ट्रांजैक्शन जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या है चौथा ट्रांजैक्शन? आउटस्टैंडिंग रेंट। आइए जरा बात करते हैं इसके बारे में। क्या है सर ये आउटस्टैंडिंग रेंट? आउटस्टैंडिंग रेंट के जगह पर बताइए कोई भी एक्सपेंस हो सकता है ना। रेंट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है रेंट के जगह पर। तो हम रेंट लिखने के बजाय क्यों ना यहाँ पर कोई एक्सपेंस लिख दें, ताकि रेंट के अलावा अगर कोई भी एक्सपेंस आता है आउटस्टैंडिंग के नाम से, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो, तो उसका ट्रीटमेंट आपको पता हो। क्लियर है बात? तो आइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ही चर्चा कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? बकाया खर्च। किसी को डाउट? यही होता है ना। और बकाया खर्च की जरा बात करते हैं तो देखिएगा, बकाया खर्च हमारे बिजनेस के लायबिलिटी को बढ़ाता है ना। लायबिलिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। तो हमारे बिजनेस का लायबिलिटी जो भी आउटस्टैंडिंग खर्च है उस नाम से बिजनेस का हमारा लायबिलिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और चूंकि ये खर्च है ना, आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में खर्च का ट्रीटमेंट जानते हैं ऑलरेडी। कोई भी खर्च होता है तो ये कैपिटल को घटाता है, माइनस करता है। लॉजिक समझ गए क्या? तो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, कोई भी, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, तो क्या होगा सर? आउटस्टैंडिंग रेंट नाम का लायबिलिटी बढ़ जाएगा और कैपिटल घट जाएगा। लॉजिक समझ गए? आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया होता तो आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम का लायबिलिटी बढ़ जाता और कैपिटल उतने ही अमाउंट से कम हो जाता। अगर आउटस्टैंडिंग कमीशन होता तो आउटस्टैंडिंग कमीशन नाम का लायबिलिटी बढ़ जाता और कैपिटल उतने ही अमाउंट से।
घट जाता है। कोई डाउट? आउटस्टैंडिंग मैंने बकाया, बाकी लग गया तो कर्जा बढ़ गया ना, कर्जा बढ़ा तो लायबिलिटी बढ़ेगा। सिंपल वही बात तो बोल रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग जो भी खर्च हो उस नाम से लायबिलिटी बढ़ जाएगा और कैपिटल उतने ही रुपया से खर्चा है तो कम हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आज रेंट देना है, आज रेंट आज नहीं दिए तो खर्चा मानेंगे कि वाह वाह खर्चा से बच गया, खर्चा नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी है, रेंटवा देना पड़ेगा ना सर। आज का खर्च के नाम से लिखित हो जाएगा, वो लिखा जाएगा कि आज का खर्च था। आप पेड नहीं किए वो अलग बात है, पेड नहीं किए इसलिए तो कर्जा बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया। समझ गए लॉजिक? चलिए सर, तो ये बस इतना सिंपल सा है। तो आप लोग अगर बैलेंस क्या बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको दिखाते तो कैसे दिखाते सर? अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखता देखो तो इधर लायबिलिटी साइड होता है ना, ये ट्रांजेक्शन होता है, इधर एसेट होता है, बोलो यहाँ लायबिलिटी और कैपिटल होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो चलो कैसे दिखाते हैं इसको, इधर ट्रांजेक्शन लिख देते, इधर जो भी ट्रांजेक्शन था लिख देते है ना, जो भी ट्रांजेक्शन था उसको लिख देते। लायबिलिटी प्लस कैपिटल में क्या करते सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी जो भी रेंट था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का लायबिलिटी बढ़ा देते और कैपिटल को क्या कर देते, कम कर देते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का लायबिलिटी उतने रुपया से बढ़ा देते और कैपिटल क्या हो जाता, उतने ही रुपया से कम हो जाता। क्लियर है बात? बस ऐसे रिप्रेजेंट कर देते उसको हम। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया क्या? बना के दिखाए क्वेश्चन में, हो जाएगा। एक्सपेंस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में एक से अधिक आउटस्टैंडिंग खर्चे हो गए, इनका पूछना है कि सर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो क्या हम लोग हेडिंग के रूप में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखें या आउटस्टैंडिंग रेंट लिखें? तो हमने उसका आंसर दिया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखिए। पता है क्यों? क्योंकि मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अलावा माने आउटस्टैंडिंग रेंट के अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो गया, आउटस्टैंडिंग कमीशन भी हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी हो गया। लॉजिक समझ रहे हैं? तो कितना आउटस्टैंडिंग का हेडिंग बनाइएगा, तो एक ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम से हेडिंग बना लीजिए और फिर उसी को बढ़ाते घटाते रहिए ट्रांजैक्शन के अनुसार। समझ गए बात? बोलो कोई डाउट किसी को? चलिए सर, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 अब बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 बन जाएगा। चलो सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में जो क्वेश्चन नंबर 10 तक बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 भी बन जाएगा। आइए कैसे पूछते हैं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला ट्रांजेक्शन सभी लोग गौर से ईमानदारी से देखेंगे। लिखा है पहला, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000 रुपया। हरीश ने बिजनेस शुरू किया कैश से जो 18,000 रुपया है। तो बताओ इसका इफेक्ट यानी प्रभाव बिजनेस पर क्या पड़ेगा, जल्दी बोलो। कैश नाम का एसेट बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। चलो दूसरा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपया एंड ऑन क्रेडिट 2,000 रुपया। यानी कि गुड्स खरीदा है 5,000 का और अरे कैश में 5,000 का गुड्स खरीदा है और उधार में 2,000 का खरीदा है, तो टोटल माल कितने का खरीदा है, 7,000 का। तो 7,000 रुपए से क्या हम नहीं कह सकते हैं कि 7,000 रुपया से हमारा स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन 5,000 रुपया का नगद में खरीदे हैं तो 5,000 रुपया का कैश घट जाएगा और 2,000 रुपया का उधार में खरीदे हैं तो 2,000 रुपया से क्रेडिटर हमारा बढ़ जाएगा। सिंपल, बताने का कोशिश करो, नहीं समझ में आए तो पूछो, हम बताते हैं ठीक से और दोबारा से। क्लियर है बात? चलो अगला ट्रांजेक्शन पढ़े क्या। तीसरा कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 रुपया, कॉस्टिंग 2,400 रुपया। मतलब एक ऐसा माल बेचे हैं हम 4,000 रुपया में जिसका लागत मूल्य 2,400 रुपया था। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, 2,400 रुपया का माल 4,000 में बेच दिए तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ता है, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ता है। तो 1,400 रुपया, कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ है, 1,600 रुपया का। 2,400 का माल 4,000 में बेचे हैं ना, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1,600 रुपया का। तो 1,600 रुपया का प्रॉफिट हुआ है तो 1,600 रुपया से कैपिटल बढ़ा देंगे। आज 2,400 रुपया कॉस्ट का माल बेचे हैं तो 2,400 रुपया का हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, लेकिन 4,000 में बेचे हैं तो 4,000 रुपया आएगा ना, 4,000 रुपया आएगा ना जी। तो 4,000 रुपया से कैश बढ़ जाएगा। लॉजिक समझ गए? 4,000 में बेचे हैं तो 4,000 से कैश बढ़ जाएगा, 2,400 का माल बेचे हैं तो 2,400 रुपया का स्टॉक कम हो जाएगा और 1,600 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो 1,600 रुपया से कैपिटल बढ़ जाएगा। कोई डाउट किसी को? क्लियर हो रहा है? और ये ट्रांजेक्शन तो पहले भी बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में भी मिला था आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 9 में भी मिला होगा आप लोगों को। बोलो कोई दिक्कत?
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा ट्रांजेक्शन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट ट्रांजेक्शन जो था वही क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट ट्रांजेक्शन है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट ट्रांजेक्शन क्या था? आउटस्टैंडिंग रेंट। और क्वेश्चन नंबर 11 में लास्ट ट्रांजेक्शन में क्या दिया है? रेंट पेड 1000 एंड आउटस्टैंडिंग 200 रुपया। 1000 रुपया का रेंट पेड कर दिए हैं, 200 रुपया बाकी लगा दिए हैं। तो ध्यान से सुनना, 1000 रुपया का रेंट पेड किए हैं तो 1000 रुपया से 1000 रुपया से हमारा कैश घट जाएगा और 1000 रुपया का रेंट प्लस 200 रुपया का रेंट बाकी हो तो लगा है, तो टोटल रेंट कितने का था? 1200 रुपये का। रेंट खर्चा है ना, तो 1200 रुपया खर्चा हुआ। अब 1200 रुपया जब खर्चा है तो खर्चा की वजह से तो कैपिटल घटेगा, तो 1200 रुपया से कैपिटल को घटा देंगे, लेकिन 200 रुपया जो बाकी लगा के रखे हैं उसके वजह से आउटस्टैंडिंग रेंट नाम का लायबिलिटी बढ़ जाएगा। समझ गए? 1000 रुपये से कैश कम होगा, 200 रुपया से आउटस्टैंडिंग रेंट नाम का लायबिलिटी बढ़ जाएगा और 1200 रुपया से कैपिटल घट जाएगा। समझ गए बात? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। 11 नंबर खत्म क्वेश्चन, इतना ही था, इतना ही था। आइए आप लोग को 12 नंबर बताते हैं हम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके दिखाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन। आइए सर ध्यान दीजिए, आइए सर ध्यान दीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट पर। सभी लोग कॉपी पेन निकाल ले और मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 12 बनाए, साथ साथ। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे सीरियल नंबर, यहां पर बोलिए ट्रांजैक्शन, यहां पर एसेट और इधर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। किसी को डाउट? बोलो ना। चलो हाँ, एक और कॉलम खींच देते हैं इक्वल के लिए, एक और लाइन खींच देते हैं आइटम्स को लिखने के लिए, ठीक है? ये हो गया, और एक कॉलम यहां से यहां तक आइटम्स को लिखने के लिए। डन सर, फॉर्मेट रेडी। चलो पहला ट्रांजैक्शन बोलो फटाफट, पहला ट्रांजैक्शन बोलो फटाफट। लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 का, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपया एंड गुड्स 20,000 रुपीज। चलो स्टार्टेड बिजनेस with कैश रुपीज 50,000 एंड गुड्स रुपीज 20,000। चलो बताओ, बिजनेस शुरू किया गया है 50,000 रुपया नगद से और 20,000 रुपया गुड्स से यानी स्टॉक से, तो बताओ बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई बताएगा? कैश नाम का एसेट बढ़ेगा और स्टॉक नाम का एसेट बढ़ेगा, दो ठो एसेट बढ़ेगा और इधर कैपिटल क्या हो जाएगा? कैपिटल बढ़ेगा। बोलो कैश कितने से बढ़ेगा? 50,000 रुपया से, स्टॉक 20,000 रुपया से, टोटल मिला के कैपिटल कितना से बढ़ेगा? 70,000 रुपया से। किसी को डाउट? दूसरा ट्रांजेक्शन लिखे। यस सर, चलिए ध्यान दीजिए। बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज कितना? 15,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 10,000 रुपया। कहता है
कि बिजनेस में नगद में 15,000 रुपया का माल खरीदा गया और उधार में 10,000 का माल खरीदा गया। तो आप सभी बताइएगा, 15,000 रुपया का माल नगद में और 20,000 रुपया का माल उधार में खरीदे हैं, तो टोटल माल कितने का खरीदे हैं? कितने का? 25,000 का टोटल माल खरीदे हैं। तो बताओ, टोटल माल जब 25,000 का खरीदे हैं तो 25,000 का स्टॉक बढ़ेगा ना, तो 25,000 से स्टॉक बढ़ा दो। ठीक है, इस 25,000 में 15,000 का नगद में खरीदे हैं, तो कैश 15,000 से घट जाएगा, तो लोग माइनस ब्रैकेट में लिख दो 15,000 कैश। और 10,000 का उधार में खरीदे हैं तो 10,000 रुपया से क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी बढ़ जाएगा। ऐसे बोला करो, क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो लायबिलिटी में आके क्या लिखेंगे? क्रेडिटर, और इसके ठीक सामने लिख देंगे कितना रुपया? 10,000 रुपया। कोनो डाउट किसी को? बोलो। दो ट्रांजेक्शन हो गया। दो ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं शुरुआत में? न्यू इक्वेशन। तो चलो फटाक से न्यू इक्वेशन के लिए एक लाइन खींच दो और न्यू इक्वेशन हमको बता दो जल्दी से, जल्दी से बताओ। यहां पर न्यू इक्वेशन जल्दी बता दो कितना होगा। 50,000 रुपया का कैश था, कोई बताएगा? 15,000 का कैश कम हो गया, कितना बचा? 35,000 रुपया का कैश बचा। स्टॉक 20,000 का पहले था, 25,000 का और आ गया, कितना हुआ? 45,000 का स्टॉक हुआ। क्रेडिटर नया नया आया है 10,000 का। कैपिटल कितने का हुआ है टोटल? 70,000 का। डन सर, दोनों बराबर है क्या? देखिए तो बराबर है। यस सर। आइए ट्रांजेक्शन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है सर ट्रांजेक्शन नंबर 3? लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 24,000 रुपया। 24,000 रुपया का माल है, लिख लेते हैं गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 24,000 सोल्ड बेचा गया एट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट पे बेचा गया ऑफ 33 होल 1/3%। इतना प्रॉफिट पे बेचा गया है। हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, और उसमें से हाफ ऑफ द पेमेंट, जो आधा पेमेंट है जितने में भी बेचा गया है उसका आधा पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, कैश में रिसीव हो गया है। तो आधा रिसीव हो गया है का मतलब आधा बाकी है, आधा उधार में है। उधार में आधा बेचे हैं, आधा नगद में बेचे हैं। बोल सकते हैं क्या? बोलो ना। तो पहले तो कैलकुलेशन कर लेते हैं सर कि 24,000 का माल 33 होल 1/3%, यानी कि 33.1/3% कितना होगा? 33.3333%। 3 चलते जाएगा। तो कैलकुलेटर निकाल ले और 24,000 में उतना हम लोग जोड़ दें। तो बोलो यहां पर जरा जल्दी से बोलो, तो जरा जल्दी से बोलो, ध्यान से देखो, इधर कैलकुलेटर दिख रहा है। तो 24,000 रुपया का कितना निकालना है? 33 पॉइंट कितना निकालना है? 33.3333 डिवाइड बाई 100, इतना ही करना है ना। डिवाइड बाई 100 कितना हुआ? ये 7,999.9999। ये इसको 8,000 मान ले क्या? 7,999.99 करके आ रहा है, तो इसको 8,000 मान सकते हैं ना। तो चलो, यानी 8,000 रुपया का प्रॉफिट पे बेचे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बोलो ना जी। तो 24,000 रुपया का माल, 24,000 रुपया का माल 8,000 रुपया के प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो कितने में बेचे हैं? बोलो। 24,000 का माल 8,000 रुपया के प्रॉफिट पर बेचे हैं, तो कितने में बेचे हैं? 32,000 में बेचे हैं। क्लियर है बात ये? बोलो ना। तो 32,000 में अगर हम बेचे हैं तो ध्यान दीजिएगा, 32,000 में बेचे हैं तो 32,000 रुपया का माल बेचे हैं, जिसमें से कहता है कि आधा पेमेंट कैश में मिल गया है। माने कैश में कितना मिला होगा? 16,000। तो क्या हम कह सकते हैं कि कैश नाम का एसेट 16,000 रुपया से हम प्लस कर दे? बोलो, बोलो ना। और आधा पैसा नहीं मिला है, माने आधा उधार में बेचे हैं। आज जिसको भी उधार में बेचते हैं सामने वाला कौन कहलाता है? डेटर। सामने वाला कौन कहलाता है? डेटर नाम का एसेट बढ़ जाएगा कितने रुपया से? 16,000 रुपया से। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। और एक बात ध्यान से सुनना, 24,000 का माल 32,000 में बेचे, तो 24,000 का माल बेचे हैं ना, तो 24,000 से हमारा स्टॉक कम नहीं हो जाएगा क्या? तो 24,000 से स्टॉक को कम कर दो। ठीक है। अब 32,000 में बेचे हैं तो 8,000 का प्रॉफिट कमाए हैं,
अब प्रॉफिट हुआ है तो हमारा कैपिटल 8,000 रुपया से बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया? 4 जगह इंपैक्ट पड़ा सर, 4 जगह प्रभाव पड़ा इस ट्रांजेक्शन का। 32,000 का माल 16,000 में बेचे हैं तो 32,000 में से 16,000 मिला है कैश में तो 16,000 से कैश बढ़ गया, 16,000 नहीं मिला है तो डेटर बढ़ गया। आज 24,000 का माल बेचे हैं तो 24,000 का स्टॉक कम हो गया। अब 24,000 का माल 32,000 में बेचे हैं तो 8,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से 8,000 का कैपिटल बढ़ गया। लॉजिक समझ गए? कोई बहुत टफ है क्या? नहीं सर। चलिए अब फटाफट ऐसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। अब न्यू इक्वेशन करेंगे क्या? बोलो भाई। चलो तो लाइन खींच लेते हैं न्यू इक्वेशन के लिए। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। न्यू इक्वेशन कितना कितना होगा? कोई बोलेगा जल्दी से? 35,000 का कैश था, 16,000 रुपया और बढ़ गया, 51,000 का हो गया, प्लस 45,000 रुपया का स्टॉक था, आज 24,000 से कम हो गया तो कितना बचा? 21,000 रुपया का स्टॉक बच गया है। कोई दिक्कत किसी को? प्लस डेटर नाम का एसेट एक ठवाया है, कितने रुपए का? 16,000 रुपया का। अब आ जाओ इधर लायबिलिटी साइड में, 10,000 रुपया का क्रेडिटर था, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो अभी भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 70,000 रुपए का कैपिटल था, 8,000 से और बढ़ गया, कितना हुआ? 78,000। चलो बताओ तो दोनों तरफ बराबर है क्या? बराबर है? हमको तो नहीं लग रहा बराबर, आपको लग रहा है बराबर है? 88,000 हो रहा है क्रेडिट साइड में, तो लायबिलिटी साइड में 88,000 तो क्लियरली दिख रहा है, बट एसेट साइड का जोड़ लेते हैं। एसेट साइड का कैलकुलेटर है ना सामने, देखो एसेट बोलो, कैलकुलेटर पे बोलो। 51,000, अरे दिख रहा है क्या? 51,000 प्लस 21,000 प्लस 16,000 बराबर 88,000, ठीक तो है? 88,000 इधर भी हो तो इक्वल का साइन दे दें। यस सर, कोई डाउट किसी को? चलो अब चौथा नंबर ट्रांजेक्शन लिखते हैं, जल्दी से बोलो। चौथा नंबर ट्रांजेक्शन जल्दी से बोलो। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन क्या लिखा है सर? क्वेश्चन नंबर 12 का चौथा ट्रांजेक्शन। आवाज नहीं करना है, आवाज नहीं करना है और क्वेश्चन बोलना है। सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए चौथा ट्रांजेक्शन क्या कहता है सर? चौथा ट्रांजेक्शन लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹5,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ नितेश, यानी नितेश जो मालिक है उसके घर के लिए ₹3,000। सुनो सुनो सुनो, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है 5,000 रुपया ऑफिस के लिए, माने 5,000 रुपए का फर्नीचर ऑफिस के लिए खरीदा है और 3,000 रुपए का फर्नीचर घर के लिए खरीदा है। तो एक बात बताओ, 5,000 रुपया का फर्नीचर तो ऑफिस में आया है, तो कहते हैं, हम कह सकते हैं कि 5,000 रुपया का फर्नीचर नाम का एसेट बिजनेस में बढ़ा है, तो चलो फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ा देते हैं हम लोग बिजनेस में। देखो तो यहां पर फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ा दें, चलो फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ा देते हैं 5,000 रुपया से, 5,000 रुपया प्लस, कोई दिक्कत? और 3,000 रुपया का घर के लिए खरीदे हैं, तो घर के लिए खरीदे हैं तो ड्राइंग हो गया ना, और ड्राइंग तो खर्चा होता है सर, और खर्चा है तो कैपिटल घटेगा, कितने रुपया से? 3,000 रुपया से। डन सर, बोलो ना। अब ध्यान से सुनना, 5,000 रुपया का ऑफिस के लिए और 3,000 रुपया का घर के लिए, टोटल मिला के 8,000 रुपया का फर्नीचर खरीदे हैं, तो नगद में कि उधार में खरीदे हैं? किसी का नाम नहीं दिया है का मतलब नगद में खरीदे हैं, और जब नगद में खरीदे हैं तो पैसा घटेगा, कितना रुपया से?
8,000 रुपया से कैश घटा लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? दैट्स इट, खत्म। बोलो कोई डाउट? अब और कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिया है तो क्या किया जाए बाबू, बोलोगे? क्या किया जाए? न्यू इक्वेशन किया जाए। चलो देखो यहां पर लिखते हैं न्यू इक्वेशन। आज जल्दी से हमको बता दो कितना हुआ ये। 51,000 रुपए का कैश था, 8,000 रुपए का कैश और आ गया, सॉरी 8,000 रुपया कम हुआ है, कितना बचा? 51 माइनस 8, 43,000 प्लस 21,000 प्लस 16,000 प्लस 5,000, इधर आ जाओ 10,000 और इधर 81,000। कोई दिक्कत किसी को? चलो बताओ दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं है। अच्छा हाँ, 3,000 रुपया से तो घटेगा ना ये। यस, मिस्टेक हो गया सर। ड्राइंग था ना 3,000 रुपया का जो घर के लिए खरीदे थे फर्नीचर, वो तो ड्राइंग था ना। ड्राइंग तो खर्चा है, खर्चा की वजह से कैपिटल हमारा घटेगा सर। तो चलो एक काम करो, यहाँ क्या करोगे? माइनस का साइन लगाओगे ना, बोलो ना। तो माइनस का साइन लगा दो, बोलो। तो 78 में से 3 कम होगा तो 75,000 रुपया का बचेगा। किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं सर। अब चलिए जल्दी से बता दीजिए कि दोनों तरफ बराबर हो रहा है क्या। तो चलिए टोटल यहां लिख देते हैं, टोटल। टोटल चलिए हमको जरा जोड़ के बताइए। सभी लोग कैलकुलेटर पे बताएंगे, सभी लोग कैलकुलेटर पे बताएंगे। कैलकुलेटर दिख रहा है सबको? जल्दी से बताइए। एसेट साइड में, एसेट साइड में 43,000 प्लस 21,000 प्लस 16,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 85,000। लिख दे यहां पर 85,000। क्रेडिट इधर आ जाइए, लायबिलिटी और कैपिटल साइड में सीधा सीधा दिख रहा है 10,000 और 75,000, 85,000। तो बोलिए हमको कि क्या दोनों तरफ बराबर हो गया? क्या दोनों तरफ बराबर हो गया? यस सर। कोई डाउट किसी को? बोलो ना। तो बस टोटल हो गया, कॉलम खींच दो, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बन के तैयार हो गया। डेट्स इट। कोई डाउट किसी को? बोलो कोई डाउट किसी को? बोलो ना जी, कोई डाउट किसी को? क्लियर है? यस सर। चलिए लिखिए इसको। साथे में बोले थे लिखने के लिए, बहुत लोग लिख भी रहे हैं। अच्छा अच्छा, समझ रहे हैं। समझना भी है ना सर, अच्छी बात है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 12 हो गया? आज जो 12 बना लिया वो 13 भी बना लेगा। 12 तक जो बना लिया वो 13 आराम से बना लेगा, क्योंकि 13 में हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है। एक तो ये प्रॉफिट वाला जो समझाए 12 में वो दिया है, 13 में और ड्राइंग भी दिया है। और दोनों ही हमने 12 में बता दिया, प्रॉफिट वाला भी केस बता दिया और ड्राइंग वाला भी केस बता दिया है। तो 13 आराम से बन जाएगा। आइए आप लोगों को हम 14 समझाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, आइए 14 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं। अच्छा एक हमको बात बताओ, आप लोगों से पूछना चाहेंगे, अगर 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं तो सर 15 से तो हम लोग शुरू में बना लिए थे। 15, 16, 17, 18, 19 बना लिए थे ना? यस सर। अब बहुत कम क्वेश्चन बचा है। आज से कल में चैप्टर को खत्म कीजिए इसको, ठीक है, बना करके आज से कल में खत्म कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 बना लीजिएगा होम फन में। 14 हम अगले क्लास में बता देंगे। कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, उसको भी सुनिए। क्वेश्चन नंबर 22 बनाइएगा, 22 होम फन। सुनिए, होम फन लिखे क्या? चलो होम फन सुनो। क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद 14 नहीं बनाइएगा, हम बताएंगे।
15, 16, 17, 18 तो ऑलरेडी बना पड़ा है, 19 तक, 20 तक, 21 मत बनाइएगा, 22 बनाइएगा, 23 मत बनाइएगा, 24 बनाइएगा, 25 मत बनाइएगा, चलिए 3 क्वेश्चन रहने देते हैं। जगह कम लग रहा था, आज तो नहीं खड़ूस टाइप का बन गया है, नहीं ठीक है, चलो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही।